शमशेरपुर, एक छोटा सा गांव जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि हर सांस में घुल जाती हैं। दिन में यह गांव सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। यह सिर्फ अंधेरा नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, सुन रहा हो। गांव के उत्तर की तरफ फैले घने जंगल को लेकर दशकों से एक ही बात कही जाती रही। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो जीवित नहीं फिर भी मौजूद है। आधी रात के बाद कई लोग अपने नाम पुकारते हुए धीमी आवाजें सुन चुके थे। कुछ कहते थे कि यह हवा है, कुछ पागलपन, लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते मृत आत्मा। और इस कहानी का केंद्र नाम है निष्ठा वर्मा। 3 साल पहले वह हंसती खेलती लड़की उसी जंगल में गई और वापस नहीं आई। कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से सख्त, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। तब से वह जंगल गांव वालों की आंखों से दूर हो गया। लेकिन एक थी जो अब भी हर रात उसे देखती थी, मीरा, निष्ठा की छोटी बहन, अब 17 साल की, शांत लेकिन भीतर से टूटी हुई। उस दिन जब निष्ठा गई, मीरा सिर्फ 14 की थी। उस दिन से उसने हंसना बंद कर दिया। उसकी दुनिया अब सिर्फ 2 चीजों तक सिमट गई थी, एक खिड़की जो जंगल की ओर खुलती थी और निष्ठा की पुरानी डायरी। हर रात वह उसी खिड़की के पास बैठती और अंधेरे को ताकती, जैसे किसी की राह देख रही हो। और पिछली रात उसका इंतजार खत्म हुआ। धीमी पर साफ आवाज आई, मीरा, जंगल में आओ। यह उसकी नींद नहीं थी, यह हकीकत थी। मीरा की सांसें जैसे थम गईं। वह पल जिसका उसने सालों से इंतजार किया अब सामने था, लेकिन उसके साथ डर भी था, बहुत गहरा। अगली शाम बारिश धीरे धीरे बरस रही थी। बादल हर ओर घिरे हुए थे। मीरा अपने घर की पुरानी चौखट पर बैठी थी, गोद में वही डायरी थामे, निष्ठा की यादों से भरी। हर शब्द जैसे उसकी बहन की आवाज में बोल रहा हो। तभी पास ही एक स्कूटी की आवाज गूंजी। ब्रेक की चीख के साथ रुकती स्कूटी से उतरा रवि, उसका बचपन का दोस्त। वह हमेशा जोश में रहता था, लेकिन आज उसकी आंखों में चिंता थी। तूने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा, क्या हुआ? वो आते ही पूछ बैठा। मीरा ने धीरे से रवि की ओर देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। रवि, मैंने उसे सुना। रवि की भौहें ऊंची हो गईं। किसी निष्ठा को। मीरा की आवाज फुसफुसाहट से भी हल्की थी, जैसे हवा में खो रही हो। रवि का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मुझे पता है ये पागलपन लगता है, मीरा जल्दी बोली, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने मुझे बुलाया, कहा, मीरा, जंगल में आओ, मैं यहीं हूं। रवि ने गहरी सांस ली और जंगल की ओर देखा। मीरा, 3 साल हो गए, तू उसे अब भी बहुत मिस करती है, मुझे पता है, लेकिन हो सकता है तेरा दिमाग। नहीं रवि, ये कोई सपना नहीं था, मैं सच कह रही हूं। मीरा की आंखें नम हो गईं और उसका हाथ कांप रहा था। बारिश अब और तेज हो गई थी। पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं। रवि ने मीरा की ओर देखा। मैं तेरे साथ हूं, उसने धीरे से कहा। जो भी हो, आत्मा, याद या कुछ और, हम मिलकर सामना करेंगे, लेकिन प्लीज अकेले मत जाना। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक एक ऊंची, चिढ़ाने वाली आवाज ने दोनों को चौंका दिया। ओह, क्या ट्रेजेडी फिल्म की शूटिंग चल रही है? क्या वो तेजा था? गांव का शरारती और बेबाक लड़का, सिर पर भीगी होड़ी, हाथ में कुरकुरे का पैकेट और चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान। तुम दोनों ऐसे बैठे हो जैसे किसी भूत ने पीछा कर लिया हो, वह हंसते हुए बोला। मीरा ने निष्ठा की आवाज सुनी है। रवि ने
मजाक नहीं है। तेजा, मीरा बोली, और उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था। तेजा कुछ देर तक जंगल की ओर झांकता रहा। पेड़ों की सरसराहट, बारिश की बूंदों की आवाज और दूर कहीं किसी पक्षी की चीख सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। तो चलो ना, अगर आत्मा सच में है तो देख लेते हैं, तेजा ने धीरे से कहा। तेजा, ये कोई खेल नहीं है, रवि ने चिढ़ते हुए कहा। मैं भी मजाक नहीं कर रहा तेजा, अब पूरी तरह गंभीर हो गया। मैंने भी उस जंगल के बारे में अजीब बातें सुनी हैं, लेकिन कोई वहां नहीं गया। शायद अब वक्त आ गया है। मीरा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर और जिद दोनों झलक रहे थे। अगर निष्ठा मुझे बुला रही है तो मैं जाऊंगी। मैं जानना चाहती हूं कि उस रात सच में क्या हुआ। ठीक उसी समय हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, इतनी हल्की लेकिन इतनी साफ कि शब्द सीधे कानों में उतर रहे हों। मीरा वापस आओ, न तीनों ठहर गए। रवि ने अनजाने में मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। तेजा ने गर्दन धीरे से मोड़कर जंगल की ओर देखा। वहां की पेड़ों की सरसराहट अब किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वे जानते थे, मृत कभी भी खाली नहीं बोलते जब तक उन्हें कुछ चाहिए ना हो, और इस आत्मा को सुनना जरूरी था। शमशेरपुर की सुबह कुछ अलग थी। हवा भारी और गीली थी, मानो रात की फुसफुसाहटों ने उसे पूरी तरह सोख लिया हो। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बादल अभी भी धीरे धीरे गांव के ऊपर मंडरा रहे थे। सूरज की किरणें भी कहीं छुपी हुई लग रही थीं। गांव की आम आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट, बर्तनों की खनक आज अजीब तरह से गायब थी। बहुत बहुत शांत। मीरा बिस्तर के किनारे बैठी थी। हाथ में उसकी बहन निष्ठा की पुरानी डायरी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, नींद से थकी हुई। और फिर वह आवाज, निष्ठा की आवाज, उसकी यादों में नहीं, सीधे उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई भूली हुई लोरी अब चेतावनी बनकर उसे बुला रही हो। मीरा, वापस आओ। हर बार जब मीरा यह सुनती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। डर से ही नहीं, बल्कि उस गहरे चुभते हुए दुख से जो कभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल ने निष्ठा को छीन लिया था, और अब वह मीरा को बुला रही थी। दरवाजा धीरे खुला। रवि आया। हाथ में चाय का कप था। वह चुपचाप बैठ गया, बस चाय टेबल पर रख दी। चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तुमने रात भर नहीं सोया है ना? उसने धीरे पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। आवाज धीमी और हिचकिचाती थी। कैसे सो सकती थी? वो वहां थी रवि, कोई सपना नहीं। उसकी आवाज, वो मिन्नतें कर रही थी। रवि ने नीचे देखा, हाथ कसकर पकड़े। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मुझे नहीं पता ये क्या है, आत्मा, यादें, कुछ भी, लेकिन हम इसका सामना साथ करेंगे। तभी दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। दरवाजा खुला। यामिनी अंदर आई। आंखों में चिंता थी, हाथ कांप रहे थे। वह हमेशा शांत रहती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। कोई मुस्कान नहीं, कोई अभिवादन नहीं, सिर्फ चुप। मैंने भी कुछ महसूस किया, यामिनी ने धीमे से कहा। उसकी आवाज दीवारों से डरते हुए बाहर आ रही थी। रात 12 बजे मैं अचानक जाग गई। मुझे पता नहीं क्यों, बस ठंड लग गई। और फिर मैंने सुना, मेरी खिड़की के बाहर मीरा और रवि घबरा कर उसे घूरने लगे। क्या सुना? मीरा ने फुसफुसाकर पूछा। यामिनी ने गहरी सांस ली। एक गुनगुनाने जैसी आवाज, लोरी जैसी, लेकिन इंसानी नहीं, सुनसान और ठंडी। किसी का नाम नहीं पुकार रही थी, फिर भी किसी को बुला रही थी। मुझे
महसूस हुआ सन्नाटा लौटने ही वाला था कि एक और आवाज कमरे में गूंजी। तुम ये कल्पना नहीं कर रहे हो? राघव दरवाजे पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से किसी से बात ना की हो। उसकी आंखों में कुछ गहरा था, अंधेरा, जैसे उसने वह देखा हो जिसे कोई समझ नहीं सकता। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, उसने धीरे कहा, लेकिन मैंने देखा एक परछाई जंगल के किनारे, और वह मीरा के घर को घूर रही थी। कमरे में सब चुप हो गए। ठंडक फैल गई, जैसे हवा ने अपना रास्ता खोज लिया हो। बाहर एक कौआ तने पर धड़कते हुए बोला। मीरा इनवॉलंटरीली एक कदम पीछे हटी। वह धीरे से खड़ी हुई, आवाज मुश्किल से निकल रही थी। तो हम सब इसे महसूस करते हैं, उसने कहा। हम सब जानते हैं कि कुछ सही नहीं है। यामिनी ने सिर हिलाया। यह अब सिर्फ निष्ठा के बारे में नहीं है। मीरा ने अपनी बहन की डायरी को सीने से लगा लिया। तो मैं आज रात जाऊंगी। मुझे देखना है वह क्या चाहती है। मुझे जानना है कि असल में क्या हुआ था। रवि उसके पास आया। उसकी आवाज ठहरी हुई लेकिन मजबूती से भरी थी। हम साथ जाएंगे। जो कुछ भी उस जंगल में है वह तुझसे उसे नहीं ले पाएगा, वैसे जैसे उसने उसे लिया था। राघव और यामिनी एक दूसरे की ओर देखे, फिर धीमे से सिर हिलाया। उस रात कुछ बदल चुका था। हवा में, कमरे में, उनके अंदर, हर जगह। अतीत अब दफन नहीं था, वह जाग रहा था और उन्हें खींच रहा था। चार दोस्त यादों, हानि और डर से बंधे अब उस जगह की ओर कदम बढ़ाने वाले थे जहां पहले कोई नहीं गया था। जंगल ने एक बार लिया था और अब फिर लेने के लिए इंतजार कर रहा था। योजना साफ नहीं थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वही सच था। आज रात जंगल में जाना ही होगा। अब और इंतजार नहीं। अब और यह मानना कि यह सिर्फ शौक या भ्रम है। अब समय सच का सामना करने का था। शाम जल्दी ढल रही थी। बादल घने हो गए। सूरज की आखिरी किरणें निकल गए। गांव वालों ने अपने दरवाजे पहले ही बंद कर लिए थे। हवा भारी और अजीब थी, जैसे जंगल खुद जानता हो कि कोई आने वाला है। मीरा के घर में चारों फिर से इकट्ठे हुए। इस बार लालटेन की छोटी हिचकिचाती लौ के चारों ओर। उसकी जलती हुई चमक दीवारों पर लंबी कांपती परछाइयां बना रही थी, जैसे वे भी उन्हें देख रही हो। तेजा अभी तक नहीं आया था। क्या हम उसका इंतजार करें? यामिनी ने धीरे पूछा, होंठ चबाते हुए डर और बेचैनी में। मीरा ने धीरे सिर हिलाया। वो आएगा, उसने खुद कहा था। यह वह पल है जिसे वह मिस नहीं करेगा। सन्नाटा लंबा और असहज था। डायरी उनके बीच पड़ी थी। एक पन्ना खुला हुआ था, ऐसा पन्ना जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सामान्य निष्ठा की लिखावट नहीं थी। स्याही गहरी और मोटी लग रही थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। जो तुम्हारा नाम पहले ले उस पर भरोसा मत करना। रवि की भौहें चढ़ गईं। इसका क्या मतलब है? उसने धीरे से पूछा। मीरा ने पन्ने को धीरे छुआ। मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा। यह लगता है जैसे इसे उसने नहीं लिखा है, राघव ने धीमे स्वर में कहा। उनकी बातों के बीच अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। 3 जोरदार धक्के। सभी सन्नाटे में डूब गए। रवि तुरंत खड़ा हुआ। यह तेजा होगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा। कमरे में अचानक एक ठंडक दौड़ गई। मीरा की सांसें थम गईं। तुमने भी सुनी थी, है ना? इसी बीच खिड़की से रात का अंधेरा पूरा शमशेर
जड़ हो गए हों। पत्ते तक नहीं हिल रहे थे, जैसे हवा भी यहाँ आने से कतराती हो। उस रात 5 लोग जंगल के किनारे खड़े थे। मीरा, रवि, राघव, यामिनी और तेजा। सभी के चेहरे तने हुए, आंखों में अनजाना डर साफ झलक रहा था। उनके हाथों में बस एक टॉर्च और एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी पीली लौ कांपती हुई टिमटिमा रही थी, मानो वो भी अंदर जाने से डर रही हो। यामिनी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? मीरा ने अपनी सांस रोकी और धीमे लेकिन पक्के स्वर में कहा, हाँ, अब हम पीछे नहीं हट सकते। रवि उसके और करीब आकर बोला, याद रखो, हम सब साथ रहेंगे, कोई अकेला कदम नहीं उठाएगा। राघव और तेजा ने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर सबने एक साथ जंगल में पहला कदम रखा, उस जंगल में जहां निष्ठा सालों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। जैसे ही उन्होंने पैर रखा, हवा बदल गई। वो हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी जमा देने वाली थी, भारी इतनी कि सांस लेना मुश्किल लगे। उसमें जैसे किसी अनजानी भाषा की फुसफुसाहट खुली हो। जमीन गीली और फिसलन भरी थी, जबकि बारिश को कई घंटे गुजर चुके थे। कुछ गड़बड़ है, राघव बुदबुदाया। हाँ, मुझे भी लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो, तेजा ने कांपते हुए कहा। मीरा ने अपनी बहन की पुरानी डायरी सीने से कस ली। उसका दिल सीने में धड़ाम धड़ाम बज रहा था, लेकिन कदम बेहद ठंडे और सधे हुए थे, क्योंकि वो खुद नहीं चल रही थी। उसे जैसे कोई अदृश्य ताकत खींचकर अंदर ले जा रही थी। तभी अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजी, धीमी, बहुत दूर से, लेकिन बिल्कुल साफ। सबके कदम वहीं रुक गए। यामिनी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोगों ने भी सुनी? रवि ने धीरे से फुसफुसाया, हाँ, बाईं तरफ से आई थी। उसने टॉर्च उसी ओर घुमा दी। वहां एक पुराना झूला पेड़ से बंधा था। वो धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा था। मीरा का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखों में डर भर आया। निष्ठा को झूला बहुत पसंद था। वो झूलते हुए गाना गाती थी। मीरा के ये कहते ही डायरी अपने आप खुल गई। उसमें मोटे गहरे अक्षरों में लिखा था, उसे वो सब याद है जो तुम भूल गई हो। मीरा ने सहम कर डायरी हाथ से गिरा दी। ये अपने आप बदल रही है, राघव ने जल्दबाजी में कहा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सब फिर आगे बढ़े। जंगल अब और घना और अंधेरा हो चुका था। थोड़ी ही देर में जमीन पर कुछ चमका, एक लाल रिबन। मीरा की सांस अटक गई। ये निष्ठा का है। वो इसी दिन यही पहने थी। इतना कहना ही था कि अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका गुजरा। रवि ने चीख कर कहा, भागो! लेकिन किधर भागना है, ये किसी को पता ही नहीं था। टॉर्च बुझ गई, लालटेन की लौ कांप कर धीमी पड़ गई, और तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक चीख गूंजी। न इंसानी न जानवर की, लंबी, दर्द भरी, जैसे किसी आत्मा की कराह। तुम इतनी देर क्यों कर दी? मीरा के पैरों ने जवाब दे दिया। वो जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। पेड़, रोशनी और दोस्त, कुछ भी नहीं बचा, बस वो और उसकी डायरी। मीरा ने कांपते हुए ऊपर देखा, और वहां वो खड़ी थी, निष्ठा, टूटे हुए पेड़ के नीचे, चेहरा पीला, आंखें गहरी काली, सांस तक न चल रही हो, लेकिन खामोशी में जिंदा। वो बस देख रही थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, जैसे इंतजार कर रही हो। एक टूटे पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल पीला, आंखें
नजरें इतनी भारी कि दिल धड़कना भूल जाए। मीरा, उसने पुकारा, तू आखिर आई। मीरा की सांसें थम गईं, गला सूख गया। निष्ठा ने सिर झुका लिया, धीमे से बोली, मैंने तुझे नहीं बुलाया, लेकिन तूने मुझे छोड़ दिया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता था तुझे कैसे बचाऊं। और तभी उसकी आवाज बदल गई। अब वो निष्ठा की नहीं थी, वो आवाज गहरी, भयानक, किसी और की थी। अब वो हमारी हो चुकी है। मीरा पीछे हट गई, लेकिन उसी वक्त रवि ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। भागना होगा। पूरा जंगल कांपने लगा, शाखाएं टूटकर गिरने लगीं, चारों ओर फुसफुसाहटें भर गईं। बाकी सब भी मिल गए, राघव, यामिनी, तेजा, सबके चेहरों पर दहशत थी। भागो, तेजा चीखा। वे दौड़े, अंधेरे पेड़ों के बीच, गिरते पड़ते, और किसी तरह गांव की सड़क तक पहुंचे। वहां सन्नाटा था, सिर्फ उनकी हांफती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। लेकिन मीरा जानती थी कोई उनके साथ बाहर आया है, क्योंकि वो अब भी उस आवाज को सुन रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। रवि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके हाथ की पकड़ में भी डर था। तेजा जमीन पर बैठ गया, कांप रहा था। वो वो निष्ठा नहीं थी, उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। मीरा ने धीरे से कहा, नहीं, वो सिर्फ निष्ठा नहीं थी, कोई और भी था जो उसकी आवाज का इस्तेमाल कर रहा था। यामिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन हमने उसे देखा, सुना, उसने तेरा नाम पुकारा मीरा। राघव ने गहरी सांस ली। वो हमें जानता है, हम सबको। मीरा ने डायरी खोली। इस बार उसमें एक नई लाइन लिखी थी, वो मरी नहीं, उसे ले जाया गया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रवि बड़बड़ाया, लेकिन किसने किसने ले गया उसे? उसी पल हवा का तेज झोंका आया, लालटेन बुझ गई, सन्नाटा और गहरा हो गया, और फिर वो फिर से दिखी, निष्ठा, पेड़ों के पास। इस बार उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बाल पूरे चेहरे पर, सिवाय एक काली आंख के। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। वो बस खड़ी रही, फिर धीरे धीरे एक टेढ़ी, डरावनी मुस्कान दी, और अगले ही पल गायब हो गई। राघव की आवाज कांपी, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। यामिनी कांपते होंठों से बोली, लेकिन जाए कहां? मीरा की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, अब और भागना नहीं है, हमें सच जानना होगा। रवि चौंक गया, तू अब भी वापस जाना चाहती है? मीरा ने उसकी ओर देखा। हाँ, कल रात, लेकिन इस बार सीधा उस मंदिर में जहां कोई नहीं जाता। तेजा ने घबराकर पूछा, वो मंदिर जो पुराने बरगद के पार है, जहां रोशनी तक नहीं जाती? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, वही। मीरा ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, वहीं कुछ छुपा है, वही जगह जहां निष्ठा गई थी, और जहां से वो हमें बुला रहा है। रवि की आंखों में डर था, लेकिन आवाज ठोस। तो हम चलेंगे, पर इस बार पूरी तैयारी के साथ। राघव ने गंभीर स्वर में जोड़ा, नमक, दीपक, जो भी बचाव कर सके, सब साथ ले चलेंगे। चारों ने हामी भरी। धीरे धीरे वे गांव की ओर लौटने लगे, पर तभी जंगल के अंधेरे से एक हल्की सी हंसी गूंजी। न कोई बच्चा, न कोई इंसान। वो हंसी ठंडी थी, जैसे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर छोड़ी हो। और फिर साफ साफ आवाज आई, मीरा, तू फिर आई।